गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 6 फरवरी एंड सुबह के बज रहे हैं 6। आई एम सॉरी कि चैप्टर्स के बीच में बहुत डिले हो रहा है। मैं आप कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर हर रोज़ उतरे। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा, हालांकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। चलिए ये सब बात छोड़ें। आज का चैप्टर है बैंकिंग एंड रेगुलेशन। ये पीपीबी का सेकेंड चैप्टर है। देखिए, जो भी मैं चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। आप लोग को एक बार उसको रीड ज़रूर कीजिए, ठीक है। हर एक टॉपिक में क्या क्या लिखा है उसको मैं यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ में रीड ज़रूर कीजिएगा। ओके, ये हम लोग का जो इंडेक्स है, ये सारा चीज़ें जो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन हो गया, आरबीआई के कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स है, ये पूरा रोल एंड फंक्शन दिया हुआ है इधर, फिर रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड लेंडिंग है, और फिर लास्ट में कुछ एक्ट के बारे में बात किया गया है। इस चैप्टर में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये पता चलेगा कि आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो बैंक्स को कंट्रोल करता है। आरबीआई के संविधान क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, आरबीआई का काम क्या है, मॉनेटरी टूल्स उसके पास क्या क्या है, जैसे हमारे पास एसएलआर हो गया, ठीक है, या सीआरआर हो गया, और इसका इफेक्ट क्या रहेगा बैंक के ऊपर। फिर वो लोन्स के बारे में क्या कहता है, और लोन्स जब दिया जाता है तो बैंक के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहा है, ये सब हम इसके चैप्टर में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो दो नियमों से चलता है, ठीक है। एक है रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934, ये हो गया, और है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये दो कॉन्स्टिट्यूशंस या दो एक्ट के ऊपर आरबीआई बैंक्स काम करता है। जो बैंकिंग पूरा सिस्टम है वो ये दो एक्ट के ऊपर काम करता है। अब बैंक्स को रेगुलेट करने की क्या जरूरत है वो यहाँ पे लिखा है। एक, सबसे पहले कि वो जो जनरल पब्लिक है उनमें कॉन्फिडेंस रखेगी कि जहाँ पे भी वो पैसा रख रहे हैं वो एक निगरानी में है, एंड उनका पैसा कोई कंपनी लेके भाग नहीं जाएगा, कोई भी बैंक उनका पैसा लेके भाग नहीं जाएगा, उनका पैसा सेफ है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस गेन करना है कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी अचानक एक रात पैसा लेके भाग ना जाए, ठीक है। हालांकि कंपनी लॉस चले जाए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट कंपनी क्या है, पैसा लेके भाग ना जाए। थर्ड पॉइंट क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट को इनको मेंटेन रखना है, मतलब फेयर एंड एफिशिएंट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं, भाई ये भाग गया तो क्या करोगे। और दूसरा क्या है कि सारे जो भी मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे रूल्स और मार्केट प्लेस के एथिकेट्स को वैल्यू करते हुए आगे चले। ओके, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहली बात कि आरबीआई का जो रूल था, दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये बना था 1934, और आरबीआई एक्ट मतलब फंक्शन करना स्टार्ट किया था इसने 1 अप्रैल 1935 से। आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 1934, ठीक, और आरबीआई इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 1935 से। आरबीआई के अंदर सबसे ऊपर गवर्नर हो गए, उसके नीचे 4 डिप्यूटी गवर्नर, एंड उनके नीचे 12 डायरेक्टर और 4 लोकल बॉडीज रहते हैं, ठीक। और ये सब के सब यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जितने भी ये पोजीशंस हैं ये यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई का जो प्रीएम्बल है, मतलब जो रूल बुक है, ठीक है, उसमें क्या क्या बोला गया है कि आरबीआई को क्या क्या करना है। उनको मॉनेटरी स्टेबिलिटी देखनी है, मतलब नीडी सेक्टर्स के पास पैसे अच्छे खासे होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि इकोनॉमिक में कुछ ज़्यादा उथल पुथल ना हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना है। फिर स्टेबल पेमेंट एंड सिस्टम्स है, ये जो भी हम पेमेंट करते हैं, जब फोन से पेमेंट करते हैं या चेक देते हैं क्लियरिंग की, जो भी, ये फास्ट एंड फेयर हो, इसमें कुछ उल्टा सीधा ना हो। चौथा है आपका लोन्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल भी इन्हीं के हाथ में, महंगाई बढ़ाना महंगाई घटाना, और डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब ये बैंकिंग सिस्टम जो पूरा है ये आरबीआई का काम है। आरबीआई का सबसे पहला चीज है मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक। मॉनेटरी अथॉरिटी में उनका 3 सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। एक है प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा क्या है कि प्रोडक्टिव एंड नीडी सेक्टर्स के पास कंटिन्यूसली पैसा फ्लो होता रहना चाहिए, और तीसरा है प्राइस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ ये तीनों चीज को अचीव करने के लिए उनके पास 2 चीज है, एक है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और एक है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर आ जाता है, और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के पास ये सारे चीज है। ये टूल्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई फाइनेंशियल कंट्रोल करता है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। महंगाई बढ़ गई तो कम कर देगा, कम हो गया तो बढ़ा देगा। नाउ कैश रिजर्व रेशियो से क्या होता है, सीआरआर एक सर्टेन अमाउंट है जो
बैंक को आरबीआई के पास रखना ज़रूरी ही है। ये अराउंड आपका 4% अभी चल रहा है। 4% किस चीज़ का? तो ये रहेगा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL का 5% बैंकों को आरबीआई के पास रखना है। नेट डिमांड अगर बोला जाए मतलब ये है जो करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट्स हो गया, मतलब कस्टमर जब भी आए वो डिमांड करे उसे पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। और टाइम लाइबिलिटीज आपका हो गया जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपने इसमें पैसा लगाया एंड एक सर्टेन टाइम के बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं, वो हो गया टाइम लाइबिलिटीज। तो ये जितना भी पैसा है इसका 5% बैंकों को आरबीआई के पास रखना ही रखना है एट एनी कॉस्ट। और दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, ये है 18% के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल ये 18% चल रहा है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को 18% किसका, NDTL का 18% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखना ही रखना है। मतलब ये कभी भी इस पैसे को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे, इसलिए ये होता है ना। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन इंक्रीज करना है तो वो SLR और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि पूरा कैश आरबीआई के पास आ जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। और जैसे इनको क्या इन्फ्लेशन डिक्रीज करना है, ये SLR और कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा कैश बैंक में आ जाता है और लोन्स के भी इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैसा का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब पैसा अगर ज़्यादा है तो वो पैसा अगर ज़्यादा है तो रिवर्स रेपो रेट से पैसा खींच लेगा, और अगर पैसा कम है तो वो रेपो रेट के थ्रू पैसा इसमें मार्केट में उतार देगा, ठीक है। रेपो रेट क्या हो गया, जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है, बैंक को पैसा चाहिए तो किससे मांगे, आरबीआई से मांगेंगे, तो वो किस पे मिलता है, रेपो रेट पे मिलता है। और अगर बैंक के पास ज़्यादा ही पैसा हो गया है तो वो आरबीआई को दे देते हैं एंड उसको बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है, वो है रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये हो गया कि बैंक इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ था आपका 2012 से, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका स्टार्ट हुआ था 2012 से। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका ये मतलब होता है कि जितना आप SLR में पैसा लिया था, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने जो लिए थे 18%, इसके ऊपर 2% आप और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गोल्ड या फिर कैश में पैसा रख सकते हैं। नाउ इसका ये बात है कि आपको मिनिमम इसमें 1 करोड़ लेना होगा एंड मैक्सिमम उसका कोई लिमिट नहीं है, बट 1 करोड़ के ऊपर ही मल्टीपल्स में आपको ऊपर बढ़ना होगा। बैंक रेट क्या है कि जो रीडिस्काउंट किया जाता है कमर्शियल पेपर्स का, वो बैंक रेट के ऊपर किया जाता है। आरबीआई जो रीडिस्काउंट करता है वो बैंक रेट के ऊपर करता है। एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, नाम में ही लिखा है कि मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो वो पैसा खींच के उसको स्टेबलाइज कर देगा, और अगर पैसा कम हो गया तो पैसा डाल के उसको फिर से स्टेबलाइज कर देगा। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है वो पैसा वो ले लेता है अगर पैसा ज़्यादा हो गया। ना ये जो मनी जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर लेता है वो पूरे इंडिया के कंसोलिडेटेड मनी में नहीं रखते हैं। इस पूरे के पूरे पैसे को ये लोग अलग रखते हैं। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पैसे में अगर ज़्यादा हो जाता है तो ले लेते हैं, कम हो गया तो दे देते हैं। दैट्स इट। ओके, इशूअर ऑफ करेंसी, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आरबीआई के हाथ में डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन है। जो भी नोट एंड करेंसी हम लोग देखते हैं उसका डिज़ाइन और प्रोडक्शन किसके हाथ में, आरबीआई के हाथ में। वो एक इकलौता अथॉरिटी है जो नोट इशू करता है अपने देश में। जितने भी कॉइन्स है वो गवर्नमेंट इशू करती है। आरबीआई मैक्सिमम नोट जो अपने देश में छाप सकता है वो 10,000 का, ठीक है। कॉइन्स है जो सर्कुलेशन में है अभी फिलहाल के लिए 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ठीक। और जो नोट्स है सर्कुलेशन में वो है 5, 10, 20, 50, 500 और 2000 के नोट है जो अभी फिलहाल सर्कुलेशन के अंदर। इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत ये बोला गया है कि आप 50 पैसे के कॉइन्स वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे आप 10 रुपए तक का पेमेंट कर रहे हैं। 10 रुपए के ऊपर का अगर आप पेमेंट करते हैं तो वहां पे हम 50 पैसे के कॉइन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है बैंकर एंड डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे फॉर रिटेल कस्टमर्स हम लोग के लिए वी हैव बैंक्स, पीएनबी,
SBI, कोटक महिंद्रा, ICICI, ये सब बैंक हो गए किसके लिए? हम लोग के लिए। हम लोग इसमें जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, ये सब नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांसफर हो गया, लोन्स होना, ये सब हम लोग के लिए ये नॉर्मल बैंक्स हो गया। बट गवर्नमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट को अपना रिसीट करना है, कुछ पेमेंट करना है या लोन रेस करना है, तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी RBI के पास। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकर एंड डेथ मैनेजर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इनका सबसे पहले काम करता है कि बैंकर किस किस का? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर है, और दूसरा वो स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है जो एग्रीमेंट में है RBI के साथ में। करता क्या क्या? ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स लेते हैं, फिर ये लोन्स देते हैं गवर्नमेंट को बाय रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक हो गया, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ये मार्केट डेवलप करते हैं। ठीक है, इन द एंड ऑफ द डे जब हम अपना कैश रजिस्टर भरते हैं, उस टाइम पूरा हम टैली करते हैं। ठीक है, तो जब जो गवर्नमेंट का अकाउंट है इसको टैली जब किया जाता है, और अगर नेगेटिव में अगर ये जाता है तो उस टाइम WMA इशू किया जाता है। WMA क्या है? वेज एंड मींस एडवांसेस। नाउ इसका जो लिमिट है ये बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन अप्रैल में डिसाइड कर दिया जाता है। बैंकर टू बैंक्स, जैसे RBI बैंक्स हो गया गवर्नमेंट के लिए भी, वो अब बैंक होता है फॉर द नॉर्मल बैंक्स ऑल्सो। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके लिए भी वो एक बैंकर है। ठीक, उसमें उन लोगों का काम क्या रहता है कि ऑल बैंक्स जैसे PNB, SBI, ICICI, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स के पास अकाउंट होना चाहिए किसके साथ? RBI के साथ ना। अकाउंट क्यों होना चाहिए? एक तो स्पेसिफिक रीजन हो गया CRR और SLR, क्योंकि ये दोनों चीज है, ये RBI के साथ डिपॉजिट रहता है। ठीक, तो उसके लिए बैंक्स के पास एक एक अकाउंट होना चाहिए ना। RBI का सबसे मेन रोल क्या होता है? फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। जो भी ये बैंक्स के बीच में जो नेफ्ट और RTGS होता है, इसका जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है वो RBI देखता है। तो इसलिए बैंक्स के पास अपना अपना अकाउंट होना चाहिए RBI के साथ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब बैंक्स के पास कोई बचा नहीं कि भाई किससे पैसा मांगे, अगर पैसों की जरूरत है तो ये जाती है RBI के पास। RBI के पास जाती है तो वहां इन लोग के अकाउंट्स होने चाहिए RBI में, ताकि ये लोग ट्रांजैक्शन आराम से कर सके। नाउ जो बैंकर है RBI जो है वो बैंक का लास्ट रिजॉर्ट इसलिए है क्योंकि ये लिक्विडिटी मेंटेन रखता है एंड पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है बैंक्स के ऊपर कि इनका पैसा डूबेगा नहीं, एंड जो भी है मार्केट का स्टेबलाइजेशन मेंटेन रहता है। ओके, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अपने इस बुक में ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं, एक ही पॉइंट को बार बार। इस पॉइंट पे हमें क्या बोला जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम का ये रेगुलेटर है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम मतलब RBI क्या क्या देखता है? RBI देखता है कमर्शियल बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, RRB, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सारे बैंक्स को कौन देखता है? RBI देखता है। नाउ इसके अंदर बड़ी देखता क्या है, मतलब RBI का रोल क्या है? RBI का रोल है सबसे पहले लाइसेंस देना। ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कि किसके पास कितने पैसे होने चाहिए, मॉनिटरिंग गवर्नेंस कि कैसे चलेगा नहीं चलेगा, मेंटेनिंग लिक्विडिटी हो गया, लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, लोन देना हो गया, रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, मतलब SLR और CRR को ऊपर नीचे करने से वो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे कर सकता है, एंड सेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स, मतलब रूल्स सेट करना। नाउ ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में या नहीं, इसको देखने के लिए ये टूल्स हैं जैसे कि ऑन साइड इंस्पेक्शन, ऑफ साइड इंस्पेक्शन, पीरियोडिक इंस्पेक्शन। ये सारे इंस्पेक्शन के थ्रू वो ये देखता है कि ये सारे जो रूल्स हैं ये बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है या नहीं। नाउ जहां तक डायरेक्टर चूज करने वाली बात हो गई तो ये RBI के हाथ में रहता है। नाउ जो डायरेक्टर चूज किया जाता है इसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि डायरेक्टर्स के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन से फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारे के गाइडलाइंस हैं जो कि RBI डिसाइड करता है। देखो, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, RBI के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एडमिनिस्टर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये क्या करता है? ये मार्केट को रेगुलेट करता है बाय गिविंग लाइसेंस टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि फॉरेन एक्सचेंज को देखे। ठीक है, उसके बाद इनके पास 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उनको देखते हैं। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। ठीक, फिर फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट, ये क्या करता है? मार्केट का जो भी वोलेटिलिटी है, मतलब जितना भी ऊपर नीचे अगर सडन होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये हुआ फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट।
और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशंस। ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इन्वेस्ट करता है, मतलब देश में से जो भी अपने एसेट्स हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है। आरबीआई का 3 प्रिंसिपल है जब भी वो इन्वेस्ट करता है अपने फॉरेन एसेट्स में। एक है आपका सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। ये 3 प्रिंसिपल के तहत ही वो आगे फॉरेन एक्सचेंज में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या आ गया, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ओके, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, इसको और क्या बोला जाता है, पीएसएस एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये आरबीआई को पूरा का पूरा पावर देता है कि ये जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं, जो भी सेटलमेंट्स हो रहे हैं, ये सुपरविजन किसके हाथ में, आरबीआई के हाथ में। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट के अंदर क्या क्या आता है, कुछ भी जो करेंसी इंक्लूड करता है, ये पेपर चेक हो गया या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, ये सारा का सारा सुपरविजन किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है। ठीक, नाउ जो भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे पेमेंट हो रहा है या सेटलमेंट हो रहा है वो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इस नेटवर्क के ऊपर होता है। ठीक है, जो रेगुलर हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो एक हो गया रिटेल पेमेंट सिस्टम और एक है लार्ज वैल्यू सिस्टम। रिटेल पेमेंट सिस्टम में क्या, चेक क्लियरिंग, नेफ्ट, कार्ड पेमेंट एंड बल्क पेमेंट, ये सारा का सारा किस पे हो गया, इस पे होगा। ठीक है, मतलब इस नेटवर्क पे चलता है। और यहाँ लार्ज वैल्यू सिस्टम पे अगर देखा जाए तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस, आरटीजीएस, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरिंग एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम, ये सब के सब कौन से नेटवर्क पे चलता है, ये चलता है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क के ऊपर। ओके, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है अपने आरबीआई के लिए। ये एक सबसे बड़ा एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव है आरबीआई फ्रॉम 2000। आरबीआई का ये एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव है फ्रॉम 2000। ठीक है, इस चीज के लिए आरबीआई ने एक टीम बनाया था। उस टीम का मेन रोल क्या क्या है कि उसे सर्वेलेंस करना है किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। ठीक है, मॉडल्स प्रिपेयर करने हैं फॉर एसेसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब हमें ये देखना होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन हो रहा है या नहीं। बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें पुट करना होगा कि अगर सिचुएशंस क्रिएट करना होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इसलिए वहां पे क्या है, मॉडल्स उनको प्रिपेयर करना है फॉर एसेसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नाउ जितने भी रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, जो रिपोर्ट्स हैं मतलब वो हाफ ईयरली बेसिस पे होते हैं। एक जून में रिलीज होता है और एक दिसंबर में रिलीज होता है। ठीक है, फिर डाटाबेस ऑफ की वेरिएबल्स, ऐसे ऐसे वेरिएबल्स बताने जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है, मतलब जो अपना फाइनेंशियल स्टेटस चल रहा है देश का वो ऊपर या नीचे आराम से हो सकता है, तो उस की वेरिएबल्स पे हमें ध्यान देना होगा। नाउ स्ट्रेस टेस्ट करना है कंटिन्यूसली कि किस लेवल तक हम सस्टेन कर सकते हैं। ठीक, 2010 और 11 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का उद्घाटन हुआ था, ये अपने यूनियन बजट में बोला गया था। आरबीआई के कुछ डेवलपमेंट रोल्स हैं, उसमें सबसे पहले वो देखता है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी होना चाहिए नीडी सेक्टर्स में। नाउ ये वाला पॉइंट हर जगह बोला गया है कि लोन्स शुड बी अवेलेबल फॉर नीडी सेक्टर्स। ठीक, फिर एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशंस क्यों बिल्डअप करना है, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एटीएम्स हो गए, एंड फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब जितने भी पब्लिक हैं उनको फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब चीज़। नाउ कुछ डेवलपमेंट रोल्स में कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत पहले से आरबीआई करते आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने जो खोले हुए हैं ये सारे चीज़ें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो उन लोग ने आरबीआई ने खोला हुआ है। एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1962 में। ठीक है, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, आज के डेट पे यूटीआई म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। फिर आईडीबीआई बैंक ये 1964 में खोला गया था। नबार्ड है 1982 में खोला गया था। डीएफएचआई 1988 में, एंड नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया 1989 में, एंड सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1994 में। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो आरबीआई ने खोला था। उसके बाद उसके और रोल्स क्या क्या है कि डायरेक्ट क्रेडिट फॉर लेंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड वीकर सेक्शन। देखो ये मैं बोला था, ये पॉइंट हर जगह ये लोग ने बोला है। फिर है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम में क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को हेड बनाया जाता है। ठीक है, उस हेड में उस बैंक को हेड बनाया जाता है, वो देखता है कि वो सारे एरिया में जो भी बैंक है, ठीक है, उनमें मतलब वो बैंक्स प्रॉपर लोन या लेंडिंग कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स को एंड नीडी सेक्टर्स को। दूसरा, इस लीड बैंक स्कीम में आरबीआई एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जिसको बोला जाता है एलडीएम। एलडीएम सर क्या देखते हैं, एलडीएम सर ये देखेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में बैंक्स और गवर्नमेंट के बीच में अच्छा तालमेल चल रहा है,
ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है कि सेक्टर स्पेसिफिक रिफाइनेंस, मतलब कोई बैंक है जो स्पेसिफिक सेक्टर में अगर पैसा लगा रहा है तो उसको फंड करने का काम भी आरबीआई करता है। ठीक, फिर जो लीड बैंक स्कीम के अंदर जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो लीड बैंक रहेगा वो स्मॉल बैंक्स को मदद करेगा। स्मॉल बैंक्स में क्या क्या आ गए, आरआरबीज हो गए, कोऑपरेटिव बैंक आ गया, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, गिविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पब्लिक को लिटरेट करना है अबाउट फाइनेंस। ठीक, एंड बैंकिंग फैसिलिटीज देना है रिमोट एरियाज में थ्रू बीसीज, बीएफ एंड एटीएम। बीसी एंड बीएफ मतलब ये आपका हो गया कस्टमर सर्विस पॉइंट, सीएसपीज जो होते हैं इसके तहत, एंड एटीएम्स, ये रिमोट प्लेसेस में बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचाएगा। और कुछ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस है बैंकों के ऊपर कि वो किसको लेंड कर सकते हैं, नहीं लेंड कर सकते हैं। नो लोन शुड बी, नो लोन अगेंस्ट द बैंक ओन शेयर और पार्शियल पेड अप शेयर्स। मतलब जैसे बैंक है, मैंने बैंक के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, अब मैं बैंक के पास जाके ये बोलता हूँ कि मेरे पास ये शेयर्स हैं, मतलब एज ए मॉर्टेज आप बैंक के खुद के शेयर्स नहीं दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बैंक इन्वेस्टमेंट शुड नॉट गो अप फ्रॉम 40% ऑफ द बैंक नेट ओन फंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब बैंक अगर कहीं इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो अपना 40% से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर कोई भी लोन आप नहीं दे सकते उन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ये दो चीज़ के ऊपर आप लोन्स नहीं दे सकते। फिर किसी दूसरे बैंक के एफडी पे भी आप लोन नहीं दे सकते हो। नाउ बैंक्स को आरबीआई के रूल्स फॉलो करने ज़रूरी है। दूसरा, डायरेक्टर का इंटरेस्ट जहाँ पे हो, ठीक है, या फिर जिस भी कंपनी में वो पार्टनर हो या मैनेजर हो, वहां पे लोन्स नहीं दिया जा सकता। फिर जो रिलेटिव्स है, मतलब अदर बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उनके रिलेटिव्स को भी आप लोन्स नहीं दे सकते हो, बट अगर लोन देना ही है तो वो विथ हायर ऑफिशियल्स ही होगा, मतलब हायर ऑफिशियल्स ही उस लोन को सैंक्शन करेंगे। विलफुल डिफॉल्टर्स को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, उनको लोन्स बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। फिर एक लिमिट सेट किया गया है, जैसे सिंगल बोरोवर है तो 15% ऑफ द कैपिटल फंड उसको दिया जा सकता है, एंड अगर ग्रुप में है तो 40% उसको, मतलब ऑफ द कैपिटल फंड उसको दिया जा सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इंक्लूजन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर इन्वॉल्व करना है तो उसके कुछ कंडीशंस थे। वो कंडीशंस क्या है कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ है वो 750 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। CRAR मिनिमम आपको 12% होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस प्रॉफिट होना चाहिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। उसका ग्रॉस NPA शुड बी लेस देन 5% है। CRR एंड SLR मेंटेन होना चाहिए RBI के साथ, एंड कोई भी रेगुलेटरी या फिर सुपरविजन कंसर्न उस बैंक के ऊपर नहीं होना चाहिए। नाउ दिस वाज आवर सेकंड चैप्टर। ये हम लोगों ने चैप्टर पूरा का पूरा कवर कर लिया है। कुछ भी डाउट्स रहते हैं या फिर कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। ठीक, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप अपने पास अपना हार्ड कॉपी रखें बुक का, उसको पूरा रीड करें, एंड साइड बाय साइड आप मेरे वीडियोस देखते हैं। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम and Twitter. Thank you everyone. Stay sexy, look hot, be an example. Bye.